little bit discussion about the basics of cost accounting. Basics of cost accounts. क्या होता है बच्चों, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे एक पेपर है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है बच्चों कि कॉस्टिंग इज बेसिकली जी कॉस्टिंग बच्चों जो बेसिकली लाइक हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैव सम कॉस्ट, then their selling price is determined. तो जो हम प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं उनकी कॉस्ट भी तो होती है. हर बंदा जो बिजनेस कर रहा है, एवरीवन हु इज डूइंग बिजनेस, तो यही तो कहेगा कि सर मेरी कॉस्ट भी तो है, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं मेरी बिजनेस की कॉस्ट है. तो अब हमें वो कॉस्ट का कुछ परसेंटेज पोर्शन प्रोडक्ट की कॉस्ट पे जोड़ना होता है. और इफ वी आर अ सर्विस प्रोवाइडर देन वी हैव टू ऐड दैट item in the cost of services. Then we determine what amount will be charged from the customer. So what is to be taken in cost of a product? What is to be taken in cost of a product? How to determine cost of finished goods? Then how to determine selling price? How to absorb indirect expenses in cost, etc. All such decisions are taken in cost accounting. Are taken in cost accounting. All such decisions are taken in cost accounting. तो जैसे बच्चों हर सब्जेक्ट का अपना एक फंडामेंटल्स होता है. जैसे हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हम लोग कंपनी, वो अकाउंटिंग है और वो प्रॉपर कंपनी अकाउंटिंग है. मतलब वी मस्ट नो कि कंपनी क्या करती है, व्हाट डज अ कंपनी डू. तो हम वो वाली उसको हम बोलते हैं कॉस्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है. इसी तरीके से बच्चों ये कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली हम कॉस्ट डिटरमिन करते हैं और सेलिंग प्राइस डिटरमिन. अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक लाइन यहां पर आई वांट टू क्लियर, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग. इसका बच्चों एक बहुत जबरदस्त पॉइंट ये है, इसी का जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं. इसका एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें एस्टिमेटेड बेसिस पे जोड़नी होती हैं. इन कॉस्ट अकाउंटिंग लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर एडेड इन ऑन एस्टिमेटेड बेसिस. व्हाई सर? आपको कॉस्ट पहले डिटरमिन करनी है. मैं इस तरह का एक एग्जांपल देता हूं कि आप अपने क्लाइंट को ये कह सकते हो, सर आप सामान ले जा लो, टेंटेटिव सा एक अमाउंट बता रहा हूं, बाकी डिफरेंस बाद में सेटल करेंगे. आपने कोई सामान दिया, आपने कहा सर ये अभी 2000 का है, 200-400 ऊपर नीचे होगा, वी शैल टॉक लेटर. अब सर मैं भी क्या करूं, अभी मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आया, अभी मेरा पावर बिल नहीं आया, अभी मेरे एक्सपेंडिचर्स तो आए नहीं है, हुए ही नहीं अभी एक्यूरेट, मैं वो सब जोड़ना चाहता हूं. तो आप एज अ कस्टमर क्या बोलोगे, सर प्लीज मुझे माफ करो, दिस इज नॉट फेयर. मैं अनसर्टेनिटी नहीं चाहता मैं लाइफ में. हर बंदा किसी के पास जाके बोलता है सर अच्छा आप अमाउंट भी बता दो कितने देने हैं, सो दैट उसको एक पिक्चर क्लियर है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है या नहीं. आप अपनी जगह मजबूर हो. आप ये क्या कह रहे हो
आप कह रहे हो सर, आप मेरे पार्ट पे सोचो, आई हैव टू ऐड सर्टेन फैक्ट्री एक्सपेंसेस इन द कॉस्ट, certain other office expenses which are indirect, and yet I do not know what is the total cost coming in the year, so that I can add a proportion of it in the cost. So there is a big technical point that certain overheads are taken on estimated basis. Certain overheads are taken on estimated basis. Certain overheads are taken on estimated basis, so that nearest approximate cost can be calculated. And selling price is determined. Such overheads are indirect and not related to production. Therefore, a rational approach is needed to include a proportion of such overheads. Their names are research and development, overheads, works overheads, works फैक्ट्री को बोलते हैं, works overheads, factory overheads, works overheads, factory overheads, ऑफिस ओवरहेड्स, ये बच्चों इनडायरेक्ट होते हैं ना, अभी बताऊंगा इनके बारे में। तो कॉस्टिंग में तो यही इश्यूज आते हैं ना, ऑफिस ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वर्ड यूज करते हैं, वो इनडायरेक्ट होते हैं। तो अभी मैं और चीज बताऊंगा बच्चों, इसमें एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लेके भी बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है कि क्या डायरेक्ट है और क्या इनडायरेक्ट है। अब बच्चों ऐसे बोलने से तो बात बनेगी नहीं कि ये डायरेक्ट है तो डायरेक्ट है, ऐसे नहीं होता कि ये डायरेक्ट इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इज इनडायरेक्ट। तुम्हारा घर कहाँ, पड़ोसी के घर के सामने, पड़ोसी का घर कहाँ, मेरे घर के सामने, दोनों का आमने सामने, पता तब भी नहीं लग रहा घर का है। तो ऐसे गोलमोल बात करने से कुछ नहीं होता जी, डायरेक्ट इज इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इज इनडायरेक्ट। यू हैव टू आंसर, द आंसर इज जो खर्चा, जो ओवरहेड, जो एक्सपेंडिचर पर यूनिट कॉस्ट में इजिली एलोकेट हो रहा है, इफ एनी एक्सपेंडिचर is easily linked to per unit cost, if any expenditure is easily linked to per unit cost, it is direct expense। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे बच्चों डायरेक्ट मटेरियल है, आप कोई चीज बना रहे हो, उसको बनाने में डायरेक्ट मटेरियल ₹50 पर यूनिट खर्च होगा, मतलब वो पर यूनिट ही खर्च होगा। आपने बोला 1 यूनिट बनानी, उसने कहा साहब इतना लगेगा। आप इसको ऐसे सोचो ना, मैं बहुत वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आप कोई चीज घर पे भी बनाते हो तो घर की किचन भी एक फैक्ट्री है फॉर अ वाइल, तो वहां पर 10 चपाती बनाओगे तो उतना ज्यादा आटा यूज होगा, नहीं बनाओगे तो नहीं होगा, इसका एक प्रिसाइज साइज होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना यूज हो रहा है, तो वो डायरेक्ट है।
फिर वर्कर बोलेगा मैं पर यूनिट इतने पैसे लूंगा, डायरेक्ट वेजेस है, सपोज ₹30 पर यूनिट लेगा वो, ये तो डायरेक्ट है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वर्क्स और फैक्ट्री, लाइटिंग और क्लीनिंग, वर्क्स और फैक्ट्री, लाइटिंग और क्लीनिंग इज इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, इसको हम ओवरहेड्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट होता है ना ये। इट हैज नथिंग टू डू विद द यूनिट प्रोड्यूस। ये बच्चों इनडायरेक्ट होता है। तो कॉस्टिंग में आप पहले बात को समझो, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें कॉस्ट निकालनी होती है प्रोडक्ट और सर्विसेज की। फिर मैंने ये बोला कि काफी कुछ कॉस्टिंग में ऐसा भी होता है कि हमें फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालनी है, बेसिक मोटिव सेलिंग प्राइस निकालना है, और उसमें बच्चों एक हमारे लिए बहुत बड़ा इशू होता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे जोड़ें, बिकॉज ऑल सच डिसीजंस आर लाइक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ना, ओवरहेड्स में जोड़ना और उसको यूनिट से लिंक करना, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। ऑल सच डिसीजंस आर टेकन इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक मोटिव है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस निकालना, कॉस्ट पर यूनिट निकालना, एस्टिमेटेड, मतलब बेसिक पॉइंट। अच्छा एक और चीज है, कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग याद आ रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी बोल देते हैं कुछ लोग, इनको फंक्शंस बोल देते हैं। ठीक है, एक मिनट आप सुन लीजिए। इसमें है डिटरमिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, डिटरमिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट पर। अब आप बोलेंगे सर्विस को पर में कैसे लेंगे, करेंगे ना, कॉस्ट पर बेड यदि हॉस्पिटल है, कॉस्ट पर किलोमीटर यदि आप ट्रैवलर हो, ऐसे होता है यार, सर्विस की भी निकलती है कॉस्ट, होटल है तो कॉस्ट पर रूम, ऐसे निकलती है ये कॉस्ट। फिर है बच्चों डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, ये भी होता है कॉस्टिंग में, मतलब समझ आना बहुत जरूरी है ना यार। डिटरमाइन सेलिंग प्राइस बहुत जरूरी है, बेसिक काम है, ग्राहक को पहले बताना पड़ेगा यार। फिर है बच्चों मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ये भी ऑब्जेक्टिव है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी। देन कॉस्ट कंट्रोल, efficiency in production, quality control, सिक्स सिग्मा। ये सब बच्चों अच्छे फंक्शन है कॉस्टिंग के, बेसिक ये ऑब्जेक्टिव है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया है। ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, इसमें एक चैप्टर है डेबिट क्रेडिट का, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट इज टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड माय चिल्ड्रन। ये सब हमें कॉस्टिंग में करना है। एंड आई टोल्ड यू कि मैनी ओवरहेड्स, और एक और रीजन है, करेक्ट डिसीजन ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स इन कॉस्ट, करेक्ट डिसीजन और वे आउट of absorbing overheads in cost of product, क्योंकि ये जो overheads हैं, overheads are those indirect expenses which are not connected to unit produced, उनको भी जोड़ना है। overheads are those indirect overheads or expenses which are not related to unit produce. Such overheads are also to be absorbed. वही बात पहले भी बताई, रिपीट हो रही है, absorbed in cost judiciously and rationally.
ये भी बच्चों कॉस्ट है, प्लीज ध्यान से समझ लो, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। और इसमें मैंने आपको बताया ना कि, अच्छा अब एक और चीज बताता हूं, कॉस्टिंग में एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हम लोग अकाउंटिंग में लेते हैं ना कि एवरी 12 मंथ्स के बाद, इन अकाउंटिंग, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, books can be closed, books are closed after every 12 months. Books are closed after every 12 months. जो बुक्स हैं वो हर 12 मंथ्स के बाद क्लोज होती है ना. इट इज नॉट नेसेसरी इन कॉस्ट अकाउंटिंग. Books can be closed जो मतलब books can be closed means cost, books can be closed job to job, batch to batch. It is not closed, costing निकालनी है batch to batch, units basis etc. इसका मतलब क्या है, सपोज 2000 cycles were manufactured. 2000 cycles were manufactured in 3 months by Hero Cycles. By whom? Hero Cycles. ठीक है, ये हो गया. अब आता है 2000 cycles were manufactured in 3 months by Hero Cycle. Cost sheet, cost statement और cost sheet भी बोल देते हैं इसको, will be drawn for 2000 cycles for 3 months. ये बच्चों लॉजिक है. तो ये एक जॉब होगी, ठीक है हीरो. तो अब ये बच्चों इसमें 1 ईयर से देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ 1 ईयर. यू हैव टू मेक अ कॉस्ट ऑफ 2000 यूनिट्स. अब सपोज आपने देखा होगा कि जूसेस है, रियल के जूसेस का, रियल जूसेस स्मॉल साइज 10,000 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड. ठीक है, इन अ बैच, इसको हम बैच बोलते हैं. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ दिस बैच. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ दिस बैच, ये इस बैच की कॉस्ट निकाल लो. तो ये बैच टू बैच है, जॉब टू जॉब है. एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के एक फैब्रिकेटर को विंडोज बनाने का, डोर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो ये एक पूरी जॉब हो गई उसके लिए. तो कॉस्टिंग ऐसे चलती है, जॉब टू जॉब, बैच टू बैच, यूनिट टू यूनिट. दवाइयों में लिखा होता है बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट. तो कॉस्टिंग इज जॉब टू जॉब, बैच टू बैच, यूनिट टू यूनिट. इसको ध्यान रखो. कॉस्ट कैन बी डिटरमिन्ड जॉब टू जॉब, अभी जो बताया, बैच टू बैच एंड यूनिट टू यूनिट्स, लाइक दिस. फिर बच्चों देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम जो कॉस्टिंग में लेते ही नहीं है. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम not taken in cost. Why?
So why to put the burden on those items on the shoulder of the logic is why to put burden of these items on the shoulder of consumer, customer or clients. For example, abnormal loss of material. Why to add on the cost? ठीक है, और loss on sale of assets or investments. पहले तो बच्चों फाइनेंस कॉस्ट भी था, फिर वो भी अब हटा दिया, अब लेने लग गए. एबनॉर्मल बैड डेट्स, वैसे मैं लिख रहा हूं फाइनेंस कॉस्ट. Nowadays it has started to be a part of cost. Earlier it was never taken in cost. ये पुरानी बुक्स में अभी भी नहीं लेते फाइनेंस कॉस्ट को. तो ये बच्चों कुछ ऐसी चीजें है. फिर इनकम टैक्स, और बच्चों जैसे जीएसटी है, यदि इनपुटेबल है तो क्यों लेंगे? इनपुटेबल मतलब आईटीसी अवेल्ड, आईटीसी विल बी अवेल्ड, तो क्यों लेंगे? तो ये जो एबनॉर्मल चीजें, एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स, फाइनेंस कॉस्ट था पहले, एबनॉर्मल बैड डेट्स, लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब हम कॉस्ट में नहीं लेते. सर इनका बर्डन ग्राहक पे क्यों देंगे? We shall not consider in cost accounting. There are many more items in this. ठीक है, फिर कंपनी है तो डिविडेंड पेड, ये भी क्यों लेंगे? ठीक है, एटसेट्रा. और ऐसे ही हम कॉस्टिंग में इनकम्स भी नहीं लेते. जैसे देयर आर सर्टेन इनकम्स many incomes other than sales not taken in cost. But the cost not reduced. Cost not reduced. इसमें बच्चों जैसे हम नहीं लेंगे तो क्या है वो आइटम्स? एक इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन रेंट ऑफ गोडाउन, discount received, profit on sale of machine or investment, ठीक है, etc. None of the income is taken into consideration. अब बच्चों, none of the our income is considered in cost. कोई कहेगा इनकम को कॉस्ट में क्यों लेना? हाँ ले सकते हैं ना कभी. इनकम मतलब कॉस्ट रिमेन्स अनअफेक्टेड. जैसे सेल ऑफ स्क्रैप होता है, वो भी इनकम होती है, उससे कॉस्ट को कम करते हैं. तो मतलब कॉस्ट में हम खर्चे लेते हैं, वो भी सारे खर्चे नहीं लेते, जो कॉस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है वो लेते हैं. और फिर हम इनकम तो लेते ही नहीं, सिर्फ सेल्स लेते हैं, और एक और लेते हैं सेल ऑफ स्क्रैप. ओनली 2 इनकम्स आर टेकन.
एक तो मेन है सेल ऑफ गुड्स, ये भी कॉस्ट में नहीं लेते ना बच्चों, ये तो अलग ही चीज है। ओनली टू इनकम्स आर टेकन, सेल ऑफ गुड्स और दूसरा है बच्चों सेल ऑफ स्क्रैप। इट रिड्यूसेस कॉस्ट, बल्कि एक ही इनकम लेते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप बस। टू सेल ऑफ गुड्स तो कोई इनकम कोई है, वो तो मतलब कॉस्ट से क्या मतलब है उसका, वो तो कॉस्ट तो जो निकलेगी, ओनली वन इनकम इज टेकन, is taken, that is sale of scrap. It reduces cost। बस स्क्रैप मतलब बच्चों जो बनाएंगे माल, ये नॉर्मल फिनोमिना है, इसलिए हम उसको लेते हैं बस, मतलब कोई हम इनकम लेते ही नहीं है। तो ये बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, बेसिक बात कर रहा था कि कॉस्टिंग क्या है। अब कॉस्टिंग में बच्चों क्या होता है कि हम लोग कॉस्ट निकालते हैं पहले, वी कैलकुलेट कॉस्ट और फिर सेलिंग प्राइस निकालते हैं। जैसे हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पर यूनिट कॉस्ट को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। पर यूनिट कॉस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन per unit cost plays a very important role in cost accounting. Stock is valued on per unit cost basis. ठीक है, ये बच्चों कॉस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स मत भूलना कि कॉस्टिंग का मतलब खाली कॉस्ट निकालना नहीं है। कॉस्टिंग का मतलब है भाई कॉस्ट को कम भी करना है, क्वालिटी भी है। आप देखो चाइना जैसी कंट्री के लिए, हम लोग अभी चाइना से लड़ाई कर रहे हैं, तो चाइना की टक्कर कैसे लेंगे हम तो लड़ रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम चाइना की टक्कर ही नहीं ले पा रहे, उनकी इतनी कम कॉस्ट है। एवरी कंट्री ऑफ वर्ल्ड इज इंक्लाइन टुवर्ड्स चाइना। व्हाई चाइना हैज बिकम अ सुपर पावर? बिकॉज दे आर प्लेइंग अ गेम ऑफ टेक्नोलॉजी। डिटरमिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये एक तो है ही है। डिटरमिन सेलिंग प्राइस, minimization of cost without affecting quality, minimizing cost without affecting quality, ये without affecting quality, cost control, efficiency in production, quality control, सिक्स सिग्मा, ये भी बच्चे तरीका है क्वालिटी कंट्रोल का। याद आ गया ऐसे कि एक टूल है क्वालिटी कंट्रोल का। फिर करेक्ट डिसीजन और वे आउट ऑफ व्हाट, एब्जॉर्बिंग इनडायरेक्ट। आधा दिमाग तो बच्चों इससे खराब हो जाता है, ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सब कॉस्ट के फंक्शन है भाई, ये करना है हमें कॉस्टिंग में, और ये सब टेक्निक आपको चैप्टर टू चैप्टर सिखाई जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये मैंने अभी ऐसे बेसिक सिखाया बच्चों की व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के कोई बोले जी क्या चैप्टर होते हैं, सपोज सर एक तो मटेरियल चैप्टर ही होता है। मटेरियल में हम मिनिमाइजेशन की टेक्निक सीखते हैं, वेस्टेजेस कम करते हैं, कॉस्ट मिनिमाइज करते हैं, फिर वेजेस को लेते हैं, और उसमें सबसे खतरनाक चैप्टर होता है ओवरहेड्स। वेजेस की टेक्निक सीखते हैं, हाउ टू पे वेजेस। मटेरियल के बारे में देखते हैं, मिनिमाइजिंग कॉस्ट, वेस्टेज मिनिमाइज्ड, मिनिमाइजेशन। ठीक है, और ये होता मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, वेस्टेज मिनिमाइजेशन, वेजेस टेक्निक्स, मेथड्स ऑफ पेमेंट। ओवरहेड्स
are indirect expenses of factory, office, and selling. How to add them in cost. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है. ये चैप्टर्स है, मैं बता रहा हूं. देन बच्चों इसी में और चैप्टर आते हैं. सपोज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालो. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आता है. जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर पे भी लगता है कि ट्रक है, ट्रांसपोर्टर की कॉस्ट पर किलोमीटर निकालो, हॉस्पिटल के बेड की कॉस्टिंग निकालो, होटल के बेड की कॉस्टिंग निकालो, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पर यूनिट जनरेशन निकालो. और मार्जिनल कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्टिंग का. और फिर एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है कि स्टैंडर्ड फिक्स कर दो. ये कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक होती है. कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक होती है. ठीक है, ये होता है. तो ये सब कॉस्टिंग की बहुत सारी टेक्निक है बच्चों.